देखो आज का जो टॉपिक है ना अपने पास वो है सिटी वैपिटी एक्समा। ठीक है, सिटी क्या होता है और पीटी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इनको क्या बोलते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर नाम सुना है, जिनको हिंदी में क्या बोला जाएगा, मापी ट्रांसफार्मर कहते हैं, या बोल सकते हैं मापी परिणामीतर। देखो ये नॉर्मल सी बात है, सिटी को इंग्लिश में फुल फॉर्म में बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, इसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, धारा परिणामीतर। नाम सुना होगा सभी ने। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विभव परिणामीतर। या इसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इनको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये मापी ट्रांसफार्मर के नाम से जाने जाते हैं, वैसे इनको नॉर्मल यूज नहीं किया जाता। एक नॉर्मल सी मैं बात बता देता हूं, आपके पास जो वोल्टमीटर होते हैं वो लो रेंज के बनते हैं, एम्पीयर बनता है वो भी लो रेंज के बनते हैं, परंतु उनको आप हाई रेंज के भी बना सकते। जैसे मेरे पास एक सिंपल सी बात है, मेरे पास एक वोल्टमीटर है। क्या है जी? वोल्टमीटर। जैसे मेरे पास एक वी मीटर है, आप वोल्टमीटर को यूज कर रहे हो। आपको कोई पर्सन में यहां पे ये पूछ लेता है उच्च वोल्टेज को मापने के लिए कौन सा वोल्टमीटर काम आता है, बता सकता है कोई? आपको हाई रेंज की वोल्टेज को मापना है तो कौन सा वोल्टमीटर काम आएगा? नहीं पता। उच्च वोल्टेज को मापने के लिए एक मीटर काम आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप मीटर यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार का वोल्टमीटर हाई वोल्टेज को मापने के लिए यूज होता है। समझ में आ गई बात में? हाई वोल्टेज जैसे 500 वोल्टेज होगी, 1000 वोल्टेज होगी, हाई वोल्टेज उससे ज्यादा वोल्टेज को ये भी नहीं मापता। यानी आपको पहला प्रश्न तो वो यहां पे ये भी पूछ सकता है उच्च वोल्टेज को मापने के लिए कौन सा मीटर यूज होता है। मीटर अलग चीज है, ये ट्रांसफार्मर अलग चीज है, इसको तो मैं यूज करूंगा बाद में। ठीक है, तो हाई वोल्टेज को मापने के लिए जो मीटर का मापा ना वोल्टमीटर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का यूज होता है। कौन सा यूज होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार का। परंतु वो भी आपकी हाई वोल्टेज को नहीं मापता। बहुत ज्यादा वोल्टेज, मेरे पास क्या हो गया, आपके पास वोल्टेज का मान मान लिया 5 केवी है। 5 केवी समझ के मतलब आपके पास 5000 वोल्टेज। मापना ऐसा नहीं कि ऐसे माप सकता हूं मैं। आपके पास वोल्टमीटर को मापने के लिए वोल्टमीटर किस क्रम में लगता है, तो सभी को पता है वोल्टमीटर लगता है समांतर क्रम में। इसको मैं बोलता हूं वी मीटर की ये कोइल है मेरे पास। आप इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करते हो, आपको थोड़ा मैं बता देता हूं कि वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। बहुत बार प्रश्न भी आता है कि वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए किस चीज का उपयोग होता है, तो बहुत बार प्रश्न में उत्तर अपने ये बोलते हैं कि मल्टीप्लायर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर क्या होता है, एक सीरीज में उच्च मान का रेजिस्टेंस लगता है। सीरीज में उच्च मान का रेजिस्टेंस लगता है, जिसको अपने किसी नाम से जानते हैं, आर लिखा जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब मेरे पास श्रेणी क्रम में उच्च मान का रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या लगा दिया? उच्च मान का प्रतिरोध। या तो आप ये काम करो, या आप क्या करो, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत हाई करो, क्योंकि आपको पता है वोल्टमीटर किस क्रम में लगेगा, समांतर क्रम में लगेगा। समांतर क्रम में वही चीज काम आती है जो सप्लाई वोल्टेज को क्या करे, सेंड करे। अगर मेरे पास कोई चीज सर्किट में लग रही है, जैसे मेरे पास एक सर्किट है, ये 2 लैंप लगे हुए हैं, एक लैंप ये लगा हुआ है, यहाँ पे पास मेरे पास सप्लाई वोल्टेज का मान है, जैसे मेरे पास 250 वोल्टेज की सप्लाई है। अब ये लैंप 100 वोल्ट पे काम करने वाला, ये 250 वोल्ट पे काम करने वाला, तो क्या होगा, आपके पास जो लैंप 100 वोल्ट पे काम करने वाला वो क्या होगा, फ्यूज होगा। नॉर्मल बात है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है 250 वोल्टेज की सेंड करे। परंतु अगर ये मैं बोलूं कि तो ये 300 वोल्ट का होगा, फिर ये काम करता, थोड़ा डिम जरूर जलता, परंतु ये काम जरूर करता। समझ में आई बात है? वही बात है। अब मैं अगर यहाँ पे वोल्टमीटर को लगाता हूं, तो वोल्टमीटर की कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि वो 250 वोल्ट से ज्यादा कैपेसिटी पढ़ सके, या उसकी 250 तक की इसकी रेंज होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 100 वोल्टेज की, जैसे इसकी रेंज क्या कर दी मेरे पास, इसकी रेंज ये है 0 से 100 वोल्ट।
और इस रेंज का वोल्टमीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो क्या होगा, वोल्टमीटर की कुंडली खुद जल जाएगी, उसमें जो कॉइल है वो क्या होगी, फूंक जाती है, वोल्टमीटर आपका क्या हो गया, नष्ट हो जाता है। तो वही बात आपको हाई वोल्टेज को मापना है, तो हाई वोल्टेज को वोल्टमीटर के द्वारा मापा जा सकता है, परंतु क्या करना पड़ेगा, वाइंडिंग को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। टर्नों की संख्या अगर ज्यादा आप यूज करोगे तो इस मीटर का क्या होगा, लॉस बढ़ जाएगा, इसकी जो एक्यूरेसी आएगी वो सही नहीं आएगी, ठीक है। मीटर का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, वोल्टमीटर से हाई वोल्टेज को मापना संभव नहीं होता। उस कंडीशन में किसको यूज किया जाता है, पीटी को यूज किया जाता है। किसको यूज करते हैं, पीटी। वही बात है, नॉर्मल करंट आप माप रहे हो, मान लिया नॉर्मल करंट को मापने के लिए किसको यूज करते हो आप, एमीटर को यूज करते, इसको आप बोलते हो एम्पीयर, इसको यूज करते हो एम्पीयर। और सभी को पता है एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस सभी को पता है कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। और सीधा पूछ रहा है वोल्टमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। आदर्श का आएगा उच्च क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। अगर बोलेगा सीधा वोल्टमीटर है तो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अगर कोई आपको ये बोल देता है आपके पास आदर्श एम्पीमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आदर्श नहीं है सीधा बोलता है एम्पीमीटर, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। अब मेरे पास क्या एम्पीमीटर है, एम्पीमीटर लोड की किस तरह में जुड़ता है, श्रेणी में। इसका काम ये होता है कि इसमें क्या होता है, मोटा चालकता होकर बहुत क्या होती है, कम टर्न होता है। जो करंट आएगा उसको इससे गुजरना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो मेरे पास क्या हाई करंट है, कितना हाई करंट, जैसे मान लीजिए 500 एम्पीयर करंट आ रहा है, 200 एम्पीयर करंट आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूं, एक 100 एम्पीयर करंट कैपेसिटी होती है। एक कंडक्टर ऐसा होता है एसीएसआर का जिसकी 100 एम्पीयर करंट कैपेसिटी है। कौन सा कंडक्टर होता है, बता सकता है कोई? एसीएसआर का नाम तो सुना होगा, सभी ने क्या नहीं सुना। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील एलिमेंट जो किस लाइन में यूज होता है, ओच लाइन में यूज किया जाता है। किस लाइन में यूज करते हैं, आउटहेड लाइन में। एल्यूमिनियम का कंडक्टर होता है, बीच में स्टील का चार डाल के रेनिफोर्स कमल घुमा दिया जाता है, तो वो एसीएसआर कंडक्टर यूज होता है। आपको वहां पे कोई ये पूछ लेता है कि कंडक्टर का साइज किसके आधार पे बनता है, कोई बता सकता है मेरे को? कोई कंडक्टर बना रहा हूं, किसके आधार पे बनाया जाएगा, वो करंट कैपेसिटी के आधार पे बनता है। कोई इंसुलेटर बनता है, वो किसके आधार पे बनता है, वोल्टेज के आधार पे बनता है। ये चीज का ध्यान रख लेना। इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ होती है, इंसुलेशन समझते हो, कुचालक जो बनता है वो वोल्टेज की कैपेसिटी के आधार पे बनता है, जो कंडक्टर बनता है वो करंट कैपेसिटी के आधार पे बनता है हमेशा। अब देखो मेरे को एसीएसआर का 100 एम्पीयर करंट कैपेसिटी का कंडक्टर यूज करना है, तो कौन सा कंडक्टर यूज करूंगा, देखा होगा आपने। किसको यूज करूंगा, डीजल। किसको यूज करूंगा, डीजल। समझ में आ गई मेरी बात। डीजल की कैपेसिटी होती है वो 100 एम्पीयर होती है। डीजल देखा 11 केवी की लाइन में यूज होता है। अब आपके एक बार क्या होता है कि एक फीडर निकल रहा है, कि आपके जीसस से एक फीडर निकला और उस फीडर में लोड चल रहा है, वो 250 एम्पीयर का लोड चल रहा है फेस के ऊपर। कितना चल रहा है? तो वहां पे एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है कि फीडर का बार बार तार ब्रेकडाउन होता है, टूटता है। उसका रीजन यही होता है कि करंट कैपेसिटी क्या है, उस फीडर की हाई है। तो वो अपने क्या करते हैं, अपने वहां पे कई बार ये कर देते हैं उस समय कि उस कंडक्टर को वहां पे डीजल को यूज नहीं करके आप लोड को मेंटेन नहीं कर पाए, लोड इतना चलेगा ही चलेगा, फिर बहुत बड़ा मान लिया, तो उस समय क्या करते हैं वहां पे आप डीजल को हटाओ, डीजल की जगह किसको लगा देते हैं, डो को लगा दिया जाता है। किसको लगा देते हैं, डो का कंडक्टर देखा होगा आपने, बड़ा कंडक्टर आता है, साइज बढ़ा देता है। किससे बढ़ा देता है, डीजल से। अब ये भी 300 एम्पीयर की कैपेसिटी होती है डो की। कितनी होती है, 300। उससे ज्यादा कैपेसिटी आ गई तो आप फिर क्या करते हो, रेपिड करते हो उसको, रेपिड नहीं सॉरी आप पेंथर को यूज करते हो, या जेब्रा कंडक्टर आता है या माउस का कंडक्टर आता है, ज्यादा उसके बाद पेंथर ही लगता है। कौन सा लगता है, पेंथर। तो वो कंडक्टर वहां पे यूज होता है। ये पढ़ेंगे अपने टॉपिक पारिश्रम का जो टॉपिक आएगा मैं समझाऊंगा कैसे कंडक्टर को बढ़ाया जाता है, ये इसकी रेंज कितनी रखी जाती है, वो बात पढ़ेंगे वहां पे। तो एक नॉर्मल सी बात है, 100 एम्पीयर गुजारने के लिए क्या हुआ, इसमें जो कंडक्टर लग रहा है ना, उसका साइज होना चाहिए, वो लोड को गुजारने वाली कैपेसिटी का होना चाहिए कि वो 100 एम्पीयर को प्रवाह कर सके। अगर ये 100 एम्पीयर को प्रवाह नहीं कर पाएगा तो ये क्या होगा, टूट जाता है। वही बात है, फ्यूज वाली बात है ना, कि ये कंडक्टर जैसे मेरे पास एक कांटेक्ट बिंदु है, यहाँ पे फ्यूज लगाया है, फ्यूज लगाया, ये मेरे पास 15 एम्पीयर का है। समझ में आ गई बात। अगर धारा यहाँ पे 20 एम्पीयर होगी तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ये गर्म होकर क्या होता है, टूट जाता है, उसमें फ्यूज काम करता है। वही बात है कि यहाँ पे मैंने एम्पीयर लगा रखा है, उसकी कैपेसिटी 15 एम्पीयर, यहाँ से 20 एम्पीयर आ रहा है, क्या काम करेगा, नहीं करेगा। आपका क्या होगा, एम्पीयर में जो कंडक्टर है वो हीट होकर क्या होगा, वो टूट जाता है।
तो वही बात है, आपके पास हाई वोल्टेज हो गई, हाई करंट हो गई, आप मापना चाहते हो तो मापना संभव नहीं रह पाता, असंभव हो जाता है। मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर का साइज बड़ा करना पड़ेगा, कंडक्टर में टर्नों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी वोल्टमीटर बनाने के लिए। उस कंडीशन में आप क्या करते हो, हाई वोल्टेज हाई करंट को आप एम्पीमीटर वोल्टमीटर से नहीं मापा जा सकता, तब अपने क्या लगाते हैं, सीटी और पीटी को यूज किया जाता है। आप जीसस के अंदर कभी भी एम्पीमीटर डायरेक्टली नहीं लगाते, वहां पे आप उसके साथ लगाते हो, किसको लगाते हैं, सीटी और पीटी को लगाया जाता है। ठीक है, हाँ घरेलू क्षेत्र में 220 वोल्ट जाती है, वहां पे नॉर्मल आप वोल्टमीटर एम्पीमीटर को यूज कर सकते हो। ठीक है, पहले लिखो इसके अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता, आप लिखोगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो फिर क्या डाल के लिखोगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर की आवश्यकता। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की आवश्यकता, उच्च वोल्टेज वह उस धारा को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है जिनको एक साधारण एम्पीमीटर से नहीं मापा जा सकता। इसको हाई वोल्टेज व हाई करंट, जिनको एक साधारण एम्पीमीटर व वोल्टमीटर से नहीं मापा जा सकता। अब नीचे लिखो, टोपी डाल के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के प्रकार। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के प्रकार, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, कितने प्रकार के यूज होते हैं, 2 प्रकार के। और सामने में लिखा दिया कौन कौन सा, धारा प्रमाण इसको सीटी बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर बोल सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, ऐसे बना लेना आप सीटी और पीटी के नीचे, इसको लिख सकते हो आप करंट एक्समर, और इसको क्या लिख सकते हो आप, पोटेंशियल। पोटेंशियल एक्समर, एक ही बात है, ये आपके पास करंट एक्समर होगा, ये पोटेंशियल एक्समर होगा। 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, इसको आप विद्युत ट्रांसफार्मर बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, धारा ट्रांसफार्मर कहते हो। समझ में आ गई आपकी बात। आपको पूछ सकता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नॉर्मल पर्सन बिल्कुल पता होना चाहिए, सीटी और पीटी। एक बार बोलते हैं सीटी पीटी को लोगे, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हाई चार्ज आएगा आपके ऊपर, जो आने वाला ना हाई चार्ज, किसी के ऊपर हाई चार्ज आ गया, चलो सीटी पीटी को लो, आपके ऊपर एकदम से लोड गिर गया कि सारा का सारा सिस्टम उसके ऊपर गिर गया, उसको काम करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, उसको बोलते सीटी पीटी। इसका मतलब लोड हाई है, वहां पे कोई काम है वो बहुत टफ काम है आपके पास। अब यहाँ पे देखो सीटी और पीटी आप यूज कर रहे हो, पहला प्रश्न आपको सीधा पूछ लेता है कि सीटी व पीटी का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने पूछा कि सीटी का क्या सिद्धांत है, पीटी का क्या सिद्धांत है, दोनों का सिद्धांत एक ही होता है। किस सिद्धांत पे काम करता है, कोई बता सकता है मेरे, नॉर्मल पर्सन है, कि सीटी किस सिद्धांत पे काम करती है, कोई बता दे। हाँ नहीं पता, पीटी का नहीं पता, कोई बात नहीं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। देखो सीटी और पीटी जो सिद्धांत पे काम करते हैं उनको बोलते हैं सहप्रेरण। क्या बोलते हैं, कभी सब प्रेरण मत कर देना, क्योंकि सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे काम करते हैं, ट्रांसफार्मर ही है। ये सहप्रेरण, जिसको मैच्योर इंडक्शन भी बोलते हैं, एनुअल प्रेरण भी बोलते हैं, पार्श्विक प्रेरण भी बोला जाता है, तीनों जब नाम एक ही है। सहप्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं, और सहप्रेरण का तो यहां पे जो सिद्धांत लागू होता है वो किसका है, वो माइकल फैराडे का है। तो कौन सा है, स्थैतिक प्रेरण का है। स्थैतिक प्रेरण का EMI सिद्धांत है इसका,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आएगा बात में? सीधा प्रश्न पूछेगा सीटी व पीटी का सिद्धांत होता है तो सेपरेट का होता है, किसका है? माइकल फैराडे का। कौन सा है? स्टैटिक प्लेट का। कौन सा है? ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूरा डिटेल से मैंने बता दिया। और कैसे लगता है वो मैंने बताया, क्योंकि सीटी पीटी का मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होगी। कितनी वाइंडिंग होगी? दो। चाहे वो सीटी आ जाए चाहे क्या आ जाए, पीटी आ जाए। समझ में आ गई बात? दूसरा प्रश्न यहां पे ये पूछेगा आपको, नॉर्मल प्रश्न बिल्कुल, सीटी व पीटी दोनों में दो वेस्टर्न स्थापित होती है। दो वेस्टर्न स्थापित होती है। एक प्राइमरी और एक कौन सी होगी? सेकेंडरी। चाहे आपके पास सीटी हो जाए और चाहे कौन सी हो, पीटी हो। समझ में आ गई बात? आगे ना सभी, परंतु एक चीज का ध्यान रख लेना, दो वाइंडिंगें जरूर होगी। सीटी कौन सी होती है, प्राइमरी कौन सी होती है, दोनों की बात करूंगा कि दोनों का मैं यूज करूंगा। टू वाइंडिंग, ये जो एक इंस्ट्रूमेंट बनता है टू वाइंडिंग का इंस्ट्रूमेंट है। एक प्राइमरी होगी, एक कौन सी होगी? सेकेंडरी को मैं यूज करूंगा। उसके बाद एक बात आती है कि ये जो सीटी है ना, सीटी व पीटी, दो चीजें हैं यहां पे, दोनों को ही नोट करेंगे अलग अलग। आप सीटी को यूज कर रहे हो और किसको यूज कर रहे हो? पीटी को यूज कर रहे हो। ठीक है, आप करंट ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हो, किसको यूज कर रहे हो? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हो। दोनों कंडीशनों में जो आपका मापी यंत्र लगाया जाएगा, इसके साथ क्या लगेगा? एमीटर। क्या लगेगा? एमीटर। इसके साथ क्या लगेगा? वोल्टमीटर। समझ में आ गई बात? दोनों के दोनों किस साइड पे लगेंगे? सेकेंडरी साइड। किसकी ओर लगेंगे? सेकेंडरी साइड का मतलब किसकी ओर होते हैं? बाहर की साइड, बाहर की ओर। यानी सिटी में जो एम्पीमीटर लगाया जाएगा वो बाहर की साइड नहीं होगा, वोल्टमीटर लगाया जाएगा वो किस साइड में होगा? वो की बाहर की साइड में होगा, बाहर की ओर। बाहर का मतलब क्या होता है जी? लोड, जिसको अपने बोल सकते हो सेकेंडरी वाइंडिंग। बात समझ में आ गई ना मेरी? का नहीं, सीटी और पीटी दोनों को यूज करूंगा। एमीटर वोल्टमीटर का भी यूज किया जाएगा सीटी पीटी के साथ। एमीटर को बाहर की ओर लगाएंगे, वोल्टमीटर भी किसकी ओर लगेगा? बाहर की ओर लगता है। ये चीजें नोट, तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? बोलो किसी की है तो। चलो आगे। तो ये तो थी नॉर्मल बातें, समझ की नॉर्मल बातें भी आपको यहां से पूछ सकता है। किस प्रकार से यूज किया जाता है, सिद्धांत कौन सा होता है, वाइंडिंग कितनी होती है, सब उसमें सीटी में कितनी वाइंडिंग होती है, तो आप ऑटो ट्रांसफार्मर में चले जाना। आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीटी और पीटी किसकी भांति काम करते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर की भांति काम करते हैं। किसकी भांति? आप ऑटो ट्रांसफार्मर मत कर देना कि ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग एक ही होती है, वो अलग चीज है, वो मैंने करवा दिया ऑटो ट्रांसफार्मर भी टॉपिक आपको। ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग एक ही यूज होती है, तो सीटी पीटी में दो वाइंडिंग यूज होती है। कौन सी यूज होती है? दो वाइंडिंग। ठीक है, इसके बाद उनकी डिटेल पढ़ेंगे दोनों के अलग अलग, उसके बारे में बात करेंगे। एक नंबर टॉपिक डाल के लिख लो सीटी के बारे में। किसी की कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मेरे को बता देना, ये चीज समझ में नहीं आई। इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे सीटी। इसके बारे में जी सीटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट
एक्समर। एक्समर किसको कहा जाता है? ट्रांसफार्मर को कहा जाता है। कोई बात नहीं, आप इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो? धारा। हाँ जी, धारा प्रणामीटर। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। धारा प्रणामीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पहली बात है, ये क्या करेगा? उच्च धारा मापन में किसमें यूज होता है? उस धारा मापन में यूज किया जाता है। अब मैंने अभी से पहले आपको एक बात बताई थी कि आपको सीटी के बारे में पूछ रहा है। सीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? उस धारा मापन में यूज किया जाता है। ठीक है, जहां पे करंट कैपेसिटी क्या हाई है। क्या करंट कैपेसिटी आपके पास हाई है? समझ में आती मेरी बात? दूसरी बात यहां पे क्या होगी कि सीटी को लगाता हूं ना, सीटी करंट ट्रांसफार्मर। इस करंट ट्रांसफार्मर के साथ मेरे को एक मानक एम्पीमीटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मानक एम्पीमीटर। उसकी रेंज को फिक्स करना पड़ेगा, कितनी रेंज का आप मानक एम्पीमीटर को यूज करते हो, उसकी रेंज क्या होती है, यानी सीटी का मानक कितना होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, सीटी का मानक। और हमेशा जो मानक होता है ना, मानक मानक समझ गए? मानक किस साइड का होगा? सीटी किस साइड लगती है? सेकेंडरी साइड। सीटी किस साइड होती है? सेकेंडरी साइड है। इसका जो मानक होगा वो किसके साथ होगा? I2 के साथ। किसके साथ होगा? I2 समझोगे इस क्वेश्चन में भाई। I2 में मैंने पूरी डिटेल्स बताया कैसे निकाला था। ये ट्रांसफार्मर आपके पास, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है मान लिया। यहाँ पे आपके पास V1, यहाँ पे E1, यहाँ पे क्या E2 और यहाँ पे V2, यहाँ पे I1 और यहाँ पे क्या था I2। ये इसने मेरी पूरी डिटेल करवाई हुई पहले से आप। ठीक है, I2 किस वाइंडिंग की धारा है? सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा है। किस वाइंडिंग की धारा है? इसका जो मानक होता है ना, वो होता है 1 से 5 एम्पीयर। 1 से 5 एम्पीयर। यानी सेकेंडरी साइड जो एम्पीमीटर की रेंज होगी ना, वो कितनी होगी? 1 से 5 एम्पीयर होगी। कितनी होगी? समझ में आ गई बात? जो सेकेंडरी साइड का एम्पीमीटर लगाया जाएगा उसकी रेंज होगी 1 से 5 एम्पीयर। यानी उसका मानक है ये। मानक का मतलब वो मापा है, वो कितना पड़ रहा है, उसके साथ उसको गुणा किया जाएगा। मानक का मतलब उसका रेशो लिया जाएगा, कितना उसका रेशो आ रहा है। तो इसका I2 का मानक है वो है 1 से 5 एम्पीयर। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज होगा ना, ये ट्रांसफार्मर कौन सा एक्समर यूज होगा? देखो आपको एक बात में दिमाग में आएगी कि मेरे पास एक लाइन जा रही है। ठीक है, एक मेरे पास एक और हेड की ये लाइन जा रही है ऐसे। इसकी 3 फेज की सप्लाई है, मान लीजिए R फेज आ रहा है, Y फेज आ रहा है, B फेज आ रहा है। आगे कोई लोड लगा है, जैसे यहाँ पे L1 लगा है, L2 लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, L3 लगा है। मान लेते हैं यहाँ पे 500 एम्पीयर का करंट जा रहा है। कितना जा रहा है? प्रत्येक एम्पीयर फेज में 500 एम्पीयर का करंट गुजर रहा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं इसका एम्पीमीटर यहाँ पे लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इस रेंज को डाउन किया जाएगा। आपको धारा को कम करके मापना है। धारा को क्या करना है? कम। इसका मतलब धारा को ट्रांसफार्मर क्या करेगा? धारा को स्टेप डाउन करेगा। किसको करेगा? करंट को। पहली बात ये स्टेप डाउन करना चाहिए। क्यों भाई? अरे ज्यादा धारा तो माप ही नहीं सकते। अगर बढ़ा दोगे धारा को ज्यादा तो कैसे मापोगे? 500 एम्पीयर नहीं माप रहे आप। आपको जो धारा मापनी है उसको क्या करना चाहिए? स्टेप डाउन करना चाहिए। और धारा को स्टेप डाउन कौन सा करता है? जो स्टेप वोल्टेज को करे। किसको करे? ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज है जो वोल्टेज को जब बढ़ाएगी धारा को कम कर देगी। इसका मतलब ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के आधार पे यहाँ पे यूज होगा ना, वोल्टेज के आधार पर ये आपके पास कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? तो ये होगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा यूज होगा? ऊंचाई। स्टेप अप कैसे? देखो आराम से बात। यहाँ पे कोयल है, इसके साथ मैंने एक टर्न को ऐसे यूज किया, इसके साथ मैंने वाइंडिंग को लपेटा, यहां से मैंने टर्नों की संख्या ऐसे बढ़ा दी और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? समझ में आई? अब देखो यहाँ पे टर्नों की संख्या क्या है? कम है। यहाँ पे टर्नों की संख्या क्या है? ज्यादा है।
तो सेकेंडरी साइड में टर्नओवर की संख्या ज्यादा होगी तो वोल्टेज क्या होगी, स्टेप अप होगी, और वोल्टेज जब बढ़ेगी धारा का मान क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना है कि जो सिटी का ट्रांसफार्मर है ना, इसमें जो ट्रांसफार्मर होगा वो करंट को स्टेप डाउन करना चाहिए, तो वोल्टेज के दाब पे वो कौन सा होना चाहिए, उसका एक ट्रांसफार्मर तो सीधा प्रश्न आएगा, ये दोनों भी पूछ सकता है, वो करंट को स्टेप डाउन करे और वोल्टेज को क्या करे, स्टेप अप करे। समझ में आ गई? नहीं। अब ये मैंने ट्रांसफार्मर को बना के ठीक बात थी, इसका प्रकार का मैंने ट्रांसफार्मर यूज किया। इसका मतलब यहाँ पे एक बात दिमाग में ये आनी चाहिए, ये ट्रांसफार्मर होगा उसमें ये कंडीशन होगी, विशिष्ट बात से ये कंडीशन होगी, N2 ग्रेटर देन होगा किससे, N1 से। N2 का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, इसको NS लिख सकते हो आप, क्या बोल सकते हो NS। N1 को क्या बोल सकते हो आप, NP बोल सकते हो, प्राइमरी वाइंडिंग के करंट। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है। ठीक है। अब मेरे पास कोई भी ट्रांसफार्मर ये कैसे बड़ा होता है, किस प्रकार से यूज होता है, ये ऐसे बड़ा होता है, देखो आराम से फोटो पे। आपको प्रश्न पूछ लेता है ना, बहुत बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि सिटी में कौन सी कोर काम आती है, बताओ। सिटी के ट्रांसफार्मर में या सिटी और पीटी में कौन सी कोर को यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे कोर टाइप कोर यूज होती है, कोर टाइप कोर यूज होती है। कोर के दाब पे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का है, मैंने 4 प्रकार की करवाई है। एक तो सेल टाइप पढ़ा था आपने, एक वेरी टाइप पढ़ा था, एक कोर टाइप पढ़ा था, और एक मैंने रिंग टाइप भी करवाया। तो रिंग टाइप में मैंने ये बोला था इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज भी होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो कोर में यूज करूंगा ना, ये वाली जो कोर होगी इसकी, वो किस प्रकार की कोर को यूज किया जाएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ये कोर किसकी होती है भाई, कोर टाइप कोर। ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वाइंडिंग को लपेटा, ऐसे लपेट दिया मैंने। ठीक है, एक ऐसे लपेट दिया। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे मेरे पास करंट का मान क्या होगा, हाई है, इधर क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि ये इसकी साइड कौन सी है, इसको बोलेंगे एलटी। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एलटी। आपको सिटी में पूछ सकता है, मैंने सिटी को बनाया, सिटी में जो कोर को यूज किया ना, वो कौन सी कोर है, मेरे पास कोर टाइप कोर ही है। कौन सी यूज की है, कोर टाइप। यहां पे मैं किसको लगाऊंगा जी, सिटी की, और मैं किसको लगाऊंगा, एम्पीमीटर को लगाऊंगा। ऐसे मैंने यहां पे एम्पीमीटर को लगा दिया। पर्सन सीधा पूछ सकता है कि सिटी के अंदर, किसमें, सिटी के अंदर आपका जो एम्पीमीटर लगता है वो किस साइड लगता है। आप प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोल सकते वहां पे, क्या नहीं बोल सकते, प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी ये भी बन सकती है, वो भी बन सकती है, मैंने बताया पूरा आपसे। आप क्या बोलोगे जी, इसमें जो सिटी लगती है ना, हमेशा ही सिटी, क्या जी, सिटी में जो एम्पीमीटर लगता है, सिटी में जो एम्पीमीटर जहां पे लगता है वो किस साइड लगता है, एमीटर जो लगता है वो किस साइड लगता है, वो लगता है जी एचपी साइड। क्या बोलोगे जी, एचपी साइड। ये इसकी एचपी साइड है जहां पे हाई टेंशन है, हाई वोल्टेज, एचपी भी बोल सकता है, इसको कोई बात नहीं है। और सप्लाई किसको होगी सिटी में, सिटी में सप्लाई, तो आप बोलोगे जी किस साइड होगी, एलटी साइड। कोई दिक्कत, पूरा कॉन्सेप्ट कवर होना चाहिए। आप सिटी को स्टेप डाउन करके मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये बातें नहीं है। यहाँ पे करंट को डाउन किया गया, वोल्टेज को बढ़ाया गया, तो मैंने बोला था ये करंट को डाउन करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उस कंडीशन में सिटी के एमीटर लगेगा वो इसकी साइड लगेगा, सिटी में जो सप्लाई होगी वो किस साइड होगी, एलटी साइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी की नहीं। अब देखो मेरे को कैसे मापना है, एक तो इसमें कोर टाइप कोर यूज होती है। कौन सी यूज होती है, कोर टाइप कोर, यानी जो ये कोर है ना वो कौन सी है, कोर टाइप ही है। एक और यूज होती है, एक कौन सी होती है और बताओ, एक होती है रिंग टाइप, जो मैंने इससे पहले भी आपको समझाया। रिंग टाइप का मतलब इसकी जो कोर बनी होती है वो ऐसे बनी होती है। ये रिंग है,
ठीक है, अब देखो ये कंडक्टर गुजार दिया, ऊपर क्या कोई रिंग टाइप कोर है, इसके ऊपर मैंने ऐसे क्या लपेट दिया कि वाइंडिंग को लपेट दिया ऐसे इस पर। ये समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो ये तो कंडक्टर है ना, ये किसका काम करेगा, ये करेगा प्राइमरी वाइंडिंग का। और यहाँ पे जो मैं इसकी आउटपुट लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एम्पीमीटर को लगा दिया, ऐसे एम्पीमीटर को लगा दिया, ये किसका काम करेगी, ये वाइंडिंग किसका काम करेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये चालक है, जैसे मैं कहता हूं एक बार, एक चलती हुई लाइन को बिना तोड़े धारा को मापना है, बहुत बार प्रश्न आता है। एक ओवरहेड लाइन चलती हुई है, उसमें बिना तोड़े कंडक्टर को धारा को मापना, एम्पीमीटर को लगाने के लिए कंडक्टर को बीच में से तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा। सिटी को लगाओगे तो भी कंडक्टर को, सिटी को लगाओगे तो तोड़ना पड़ेगा, चालक चल रहा है जैसे, तो उसको तोड़ना पड़ेगा मेरे को। वही बात है, चलती हुई लाइन को बिना तोड़े धारा को मापने के लिए मीटर काम आता है, इसको अपने बोल से बहुत बार ये तो काम करता है ना, ये क्लिप ऑन मीटर होता है। कौन सा होता है, क्लिप ऑन मीटर, देखा होगा सभी। ऐसे ट्रिगर दबाओ, आगे से खुल जाता है, डाल दो कंडक्टर में, धारा को माप के बताया कि 10 करंट में कंडक्टर को तोड़ देंगे, तो वो किस काम पे काम करता है, वो सिटी होती है। क्या होती है, सिटी। तो वही बात है, सिटी ऐसी बड़ी होती है, जिसमें कोर कौन सी आती है, ये रिंग टाइप कोर है दोनों का। कौन सी आती है, रिंग टाइप कोर को यूज किया जाता है। और जिसकी कैपेसिटी को डाउन देते ज्यादा कैपेसिटी इसकी होती है, सिटी की, तो इसमें कोर टाइप कोर को यूज किया जाता है। और क्लिप ऑन मीटर में कौन सी कोर को यूज होता है, रिंग टाइप कोर को यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात भी का नहीं है किसी। तो ये नॉर्मल बात है, ये नोट करो आप, आगे कोई दिक्कत है तो बता दो। यानी ये ज्ञान बहुत आपके पास, तो उसको बांटने की जरूरत है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखो दो प्रकार की सिटी को यूज किया, इसमें कोर टाइप को सिटी को मैंने बना के बताया, और इसमें कौन सी रिंग टाइप कोर को मैंने बना के बताया। रिंग टाइप कोर ओवरहेड लाइन जो चलती हुई लाइनों में मापने के लिए ज्यादा काम आता है, ठीक है। मिटा दो, अरे मिटा दो क्या, मिट्टी क्यों आता हूँ, मिट्टी क्यों, ठीक। उसके बाद तो सिटी गुणक कैसे निकालें, सिटी का गुणक, गुणक समझते हो क्या, नहीं समझते। गुणक का मतलब गुना करना है, क्या करना है, गुना। सिटी गुणक को कैसे निकालेंगे, आराम से एक बात देखो, मेरे पास ट्रांसफॉर्मर यूज हुआ, जैसे मेरे पास एक सिटी थी, ये सिटी मैंने बना रखी है, सिटी बनी हुई है, बस ये बनाना, चलो अभी ठीक है। जैसे ये बना लिया मैंने, यहाँ पे दो इंटरनल पेड़ दिए से, यहाँ पे इसको एक साइड को यूज किया, एक साइड को ये यूज कर लिया, ऐसे बना लिया। कोई दिक्कत बात तो नहीं, वो तो बात एक ही, इधर भी लगा हुआ, वाइंडिंग को लगाना कोई दिक्कत नहीं, इधर एक पेड़ लगा हुआ है, इधर मेरे पास क्या सप्लाई है, ठीक है। यहां से मेरे क्या सप्लाई है, ठीक। अब देखो सिटी गुणक निकालना, गुणक का मतलब गुना करना, तो सिटी गुणक किसके बराबर होता है, तो सिटी गुणक होता है I2। समझ में मेरी बात, I2 कहां पे, ये पढ़ रहा है, और यहां पे क्या है, I1, तो यहां पे क्या होगा, I1। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो सिटी गुणक होता है। क्या होता है, सिटी का गुणक। इसको आप ये भी लिख सकते हो, या I2 को क्या मानते हैं, IS बटा में क्या लिख सकते हो, I1। सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा और प्राइमरी वाइंडिंग की धारा का अनुपात है, वो सिटी गुणक कहलाता है। रेशो नहीं है ये, रेशो अलग चीज है, रेशो में उल्टा होता है, होता कि नहीं होता, रेशो अलग है, गुणक अलग है। गुणक का मतलब गुणा करना है। जैसे मैं सिंपल बात बताऊं, यहां पे धारा कितनी है, 100 एम्पियर, ये 5 एम्पियर ही माप रहा है, कितनी माप रहा है, 500, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिटी का गुणक निकालूंगा। गुणक का मतलब ये हो गया, इसके 100 को 5 में मापा,
100 को कितने में मापा? कुछ समय के बाद ये 3 फिर मापता है। अब आपको पूछ ले वहां पे धारा कितनी है, तो आपको बतानी पड़ सकती है। देखो अब सिटी गुण कैसे निकलेगा, तो 100 इधर कितनी है धारा आपके पास, इधर धारा आपके पास 5 है, इधर कितनी है आपके पास 100, कितनी है 100, उल्टा लिख लीजिए I1 I2 है और ये I3 बटा IS, ठीक है, I1 बटा I2 और ये क्या होगा I3 बटा IS। अब देखो I1 का मान कितना आपके पास 100, इसका मान कितना है 5, कितना आ गया ये 20, सिटी का गुण का आपके पास 20 का है, कितने का है 20 का। जब यहाँ पे कितनी होगी 100 होगी तो कितनी मापेगा 5, अगर ये यहाँ पे 3 मापता तो यहाँ पे कितनी है 7, कितनी है क्या ज्यादा है, आपको 320 से गुणा करना है 20 से, 3 into 20 कितने होते हैं 7, समझ में आ गई बात। यहाँ पे 2 मापना तो यहाँ पे कितनी है 40, यहाँ पे 1 मापना तो यहाँ पे कितनी है 20, यहाँ पे 10 मापना तो यहाँ पे कितनी है 200, समझ में आ गई। तो यानी वास्तविक पठन होगा ना आपका, जैसे आप बोलोगे कि वास्तविक सप्लाई को क्या बोलते हैं प्रदाय धारा, तो क्या लिखोगे एमीटर पठन इनटू सिटी गुणक, समझ में आई कि नहीं ये बात। आपको बोलेगा सिटी मेरे पास है, सिटी मेरे पास 100/5 की है, कितनी की है, तो इसका गुणक कितने का 20 का है। सिटी आपके पास होनी कि 100/5 की, सिटी आपके पास 400/5 की है मान लिया, सिटी आपके पास 200/5 की है, क्योंकि इसका मानक है ना वो कितना मैंने बताया 1 से 5 एम्पीयर का होगा, कितना होगा 1 से 5 का ही होगा। सिटी 100/5 की, सिटी 400/5 की, सिटी 200/5 की, तो आपको सिटी का गुणक अलग अलग निकालना पड़ सकता है। 100/5 का मतलब यहाँ पे 100/5 पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे 200 तक कितनी पड़ता है 5 पड़ता है, यहाँ पे 400 तक कितनी पड़ता है 5 पड़ता है, तो वो अलग अलग गुणक की सिटी होगी, ठीक है। तो ये नोट करना सिटी का गुणक, सिटी गुणक, इसको मिटा ये हो गया। अब देखो एक बात दिमाग में देखो थोड़ा सा, या फिर 2 बातें मैं बताऊंगा अलग अलग आपको। I1 क्या है और I2 क्या है, इसको देखना है थोड़ा सा। I1 क्या है बता सकता है, आप बोलोगे I1 है ना वो है वास्तविक, आपकी वास्तविक धारा इतनी आ रही थी, ये I1 है मेरा, उसको मैंने डाउन करके पढ़ा, डाउन क्यों किया, एम्पीयर ज्यादा धारा को माप नहीं सकता था। I2 क्या है एमीटर पठन धारा, समझ में आ गई ना। आपको कितना प्रश्न पूछ सकता है, एक सिटी में तो सिटी गुणक निकालते हो तो I1 का I2 का अनुपात होता है, क्या होता है जी बोलो, I1 क्या होता है, तो आप बोलते हो I1 जो होता है ना वो क्या होती है प्राइमरी वाइंडिंग की धारा होती है, I2 क्या होता है तो ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा, क्या होती है सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा, समझ में आ गई बात क्या नहीं है। अब आपको ये पूछ लेता है कि I1 क्या है, तो आप बोलोगे I1 और I3 होता है ना, तो वो होती है वास्तविक धारा, क्या होती है वास्तविक करंट उस लाइन में कितना था, ठीक है, वो आपका I1 होता है। I2 क्या होता है, एमीटर द्वारा मापी गई धारा होती है, वो आपका क्या होती है I2 होता है, या उसकी सेकेंडरी धारा होती है। अब उसका गुणक कैसे निकालेंगे, तो सिटी का जो गुणक होता है वो I1 व I2 का अनुपात है, I1 व I2 का अनुपात है, एक प्रकार का रेशो ही है, क्या है रेशो। अब मान लिया रेशो दिया ही नहीं, आपको ट्रांसफार्मर का रेशो नहीं दिया, क्या नहीं दिया, इसका मान आपका सिटी का गुणक और जगह भी निकल सकता है। देखो सिटी का जो गुणक है ना, मैं चीज लिख रहा हूं, सिटी का गुणक बोर्ड पे नाम से देखना, सिटी का गुणक किसके बराबर है I1 I2 के बराबर है, बात समझ में आई।
I2 I1 मैंने आपको पहले से समझा दिया, ये इसके बराबर होता है। अगर आपको ये नहीं दिया, आपको ये भी मिल सकता हो। कौन समझ में आई? क्योंकि ये चीज भी रेशो होता है, ये भी क्या होता है, रेशो ही होता है। ये ऑप्शन में नहीं है तो ये भी होता है, और ये ऑप्शन में नहीं है ना तो ये भी होता है। चारों बातें मैंने समझाई, क्योंकि ये चीज है इन सभी के बराबर होती है। होती कि नहीं होती? बिल्कुल होता है। तो सीटी रेशो में आपको ये भी कंडीशन आ सकती है कि टर्म कोई संख्या देके आपको पूछ ले कि सीटी का गुणन क्या होगा, तो आपको टर्म के साथ भी निकालना पड़ सकता है, आपको इंपीडेंस के साथ भी निकालना पड़ सकता है, आपको वोल्टेज के साथ भी निकालना पड़ सकता है। तो सीटी गुणक इन सभी के बराबर ही होता है। एक बात लगभग देता धारा को जाता है, परंतु बाइनरी धारा को वहां पे न लेके टर्म की संख्या, जैसे मेरे को ये बोल दे कि मेरे पास क्या हुआ, एक ट्रांसफार्मर, एक सीटी है, सीटी का ट्रांसफार्मर है, उसकी एनपी का मान आपके पास मान लिया 100 है, और एनएस का मान आपके पास मान लिया 400 है। समझ में आई क्या बात? करेंगे आगे से भी आगे। अब क्या बोला प्रश्न में? ये बोल दिया कि एमीटर 20 एम्पीयर पढ़ता है, एमीटर का पठन कितना है? 20 एम्पीयर है। तो सीटी की वास्तविक धारा क्या होगी, ज्ञात कीजिए। अब आप कंफ्यूज हो गए, क्या हो गए कंफ्यूज? सारा वो ढूंढता है, उसने ये दिए ही नहीं वहां पे ऑप्शन में। आप वहां पे सोच रहे हो कि मेरे को I1 I2 दे तो मैं सीटी का गुणक निकाल लूं, तो ऑप्शन में सीटी का गुणक दिया ही नहीं, उसने दिया ही नहीं। कोई बात नहीं दिया, तो आपको दिया क्या है? एनएस बटा एनपी दिया, आप उसको ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास सीटी का गुणक आ जाएगा, उस समय तो सीटी का गुणक आएगा, आपके पास क्या आ जाएगा? सीटी का गुणक निकालो यहां से। तो सीटी का गुणक में क्या है? एनएस का मान कितना है? 400, एनपी का मान कितना है? 100। तो सीटी का गुणक कितना आ गया आपके पास? 4। कितना आ गया? सीटी का गुणक आपके पास अगर 4 आता है तो मेरे पास धारा कितनी है? यहाँ पे 80 एम्पीयर। वास्तविक धारा का मान कितना है? 80 एम्पीयर। 20 into 4 करूंगा क्या है? 80 एम्पीयर। बात समझ में आई होगी? ठीक है, पहला रूम। हाँ हाँ ना पूछूं, मान लो आपको की पल्ला पड़े अगर मोटो ये ले बैठे हो, वजन ज्यादा लगा ले लो की 200 ग्राम। किस समझ में आयोगे? कल पूछूं तब आयोगे हो? ठीक है। तो ये नॉर्मल बातें आपको ऐसे निकालना आ सकता है प्रश्न में। ये बातें समझ में आ गई सभी? तो ये बातें आप नोट कर लो, जो मैंने ये लिखाई है बहुत अच्छी बातें, मेरे को पता चला। आपको मैं तो बता देगा नहीं छोड़ो काले पर सिंगल वाइज धरती पर बाहर ही हो। कोई दिक्कत है? समझ में तो आ रहा सभी? बता दो भाई। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है किसी के? नहीं। आगे देखो बात करें। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, नाम से बोर्ड पे लिखना समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन मेरे को ये दे दिया ऐसे कि मेरे पास एक सीटी है, सीटी वो क्या कर रहा है? सीटी में एमीटर पठन 25 एम्पीयर। कितना है जी? 25 एम्पीयर। ये एमीटर का जो पठन है मेरे पास कितना आ रहा है? 25 एम्पीयर का आ रहा है। वह ईएस का मान 500 वोल्ट, वह ईपी का मान आपके पास मान लिया 50 एम्पीयर। ठीक है। तो वास्तविक पठन क्या कर रहा है एमीटर का?
एमीटर का वास्तविक पठन कितना होगा या धारा के वास्तविक पठन कितना होगा ज्ञात कीजिए। हो गया सभी का? कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं ठीक है, आप तो हो गया तेरा, आप तो भाई हो गया वो खाली डाटा सारा सेव करना बाकी है, इनमें दे दी दो दिन चाहिए। देखो नॉर्मल सी बात, इसका रेशो निकालेंगे, रेशो निकल जाएगा, तो रेशो इसका तो गुणक आएगा, आप बोलोगे सीटी का गुणक, यही होता है ना। आपको I1 I2 तो दिया नहीं, इसने की बात किसका मान नहीं दिया, I1 I2 दिया नहीं, उसकी जगह दिया क्या है, तो या आप ये लिख सकते थे इसमें ES बटा में EP, ES का मान कितना आपके पास 500, EP का मान कितना 50, कितना आ गया 10 आ गया। तो वास्तविक पठन में आप पठन से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो पहले हो सकती समस्या हो तो नहीं होगी बिल्कुल। तो ये तो सिटी के बारे में। अब देखो सिटी में जो होती है ना, दो प्रकार की बनती है, एक तो ड्राई बनती है, एक ऑयल के साथ बनती है। ड्राई समझते हो, सूखा, यानी सिटी में आप क्या करते हो, ऑयल है तो ड्राई, जो सिटी ऑयल में यूज करें, सिटी कितने प्रकार की, तो ड्राई होती है भाई, एक होती किसके साथ, ऑयल के साथ। दो प्रकार की सिटी को यूज किया जाता है, सिटी में दो प्रकार की कूलिंग यूज होती है। तो ड्राई का पुस्तक हो गई बिल्कुल, उसमें क्या होता है बिल्कुल ऑयल नहीं रहती। सिटी देखी होगी आपने, देखिए क्या नहीं देखी, मैं बता देता हूँ सिटी कहां पे लगी होती है। आप कभी अगर जीसस में गए हो ना, कि जीसस से जहां पर फिल्टर निकलता है ना बात तो वहां उसके ऊपर पॉल में कोई छोटा सिस्टम लगा होता है, छोटा सा ट्रांसफार्मर सा रखा होता है, वो सिटी होती है वहां पे। सिटी और पिटी दोनों को साथ जोड़कर उसके साथ एक मीटर लगा होता है नीचे, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर भी सिटी पिटी के साथ क्या आता है, काम में आता है। यानी सिटी पिटी को दोनों को यूज करके मैं उच्च पावर को भी माप सकता हूं। ये प्रश्न एक बार पूछ लिया था कि सिटी द्वारा क्या माप सकते हो, धारा को, पिटी द्वारा क्या माप सकते हो, सिटी और पिटी के द्वारा उस धारा उस वोल्टेज को माप सकते हो। तो क्या माप सकते हो, दूसरी चीज एक चीज की गणना की जा सकती है। नीचे नोट लगा के दिखाई देता हूं, लिख लो नोट। सिटी व पिटी के द्वारा उच्च धारा व उच्च वोल्टेज, उच्च धारा व उच्च वोल्टेज को मापा जा सकता है परंतु दोनों के उपयोग से उच्च शक्ति की भी गणना कर सकता हूं। हाई पावर उच्च शक्ति की गणना कर सकता हूं, माप नहीं सकता, समझ में आई नहीं, मापने के लिए आगे जोड़ना पड़ता है मीटर। उच्च शक्ति की भी गणना कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो भाई सिटी को मैंने बना दिया, ठीक है। आगे से मैं बात करता हूं, तो कोई भी जो सिटी है ना, सिटी की सेकेंडरी साइड को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, तो रखते हो तो बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है, समझ में रखना चाहिए इस बात। तो क्या करें, अगर लोड नहीं है तो क्या करें, सिटी की सेकेंडरी साइड को लघु परिपथ कर दें। क्या कर दें, लघु परिपथ कर, शॉर्ट कर। कारण क्या है बताओ, कुछ तो कारण होगा। तभी मैंने एक बात लिखी है कि सिटी की सेकेंडरी साइड को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। बहुत बार प्रश्न आते, खतरनाक होगा बहुत ज्यादा। कारण क्या, बहुत खतरनाक है, कारण क्या बोलिए थोड़ा। मेरे पास एक सिटी है, ये सिटी है, ठीक है जी।
ठीक है, ये वाइंडिंग इसकी कौन सी प्राइमरी वाइंडिंग मानता हूं इसकी, और ये इसकी कौन सी है, सेकेंडरी है। ये इसकी एलटी साइड मानी जाती है और ये इसकी कौन सी होती है, एसटी साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी। सेकेंडरी को ओपन नहीं रखना, ये बोलता है कि सेकेंडरी को खुला नहीं रख सकते आप, ये अंडरलाइन इंपॉर्टेंट चीज बोलता है आप, क्यों नहीं रख सकते, कारण क्या है, देखो आराम से। सिटी की अगर सेकेंडरी साइड को आप ओपन रखते हो ना, तो इसकी सिटी ब्रेकडाउन हो जाती है, पूरी की पूरी जल सकती है। क्या हो सकती है, ये नष्ट हो सकती है, सिटी फूंक सकती है। कैसे? सिटी में दो फंक्शन होते हैं, सिटी में दो प्रकार की अर्थिंग यूज होती है। एक तो होती है बॉडी अर्थिंग, इसको बोलते हैं कोर अर्थिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोर अर्थिंग। एक तो मैंने कोर के साथ जोड़ दिया, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सिटी की क्या होता है, सेकेंडरी साइड भी अर्थिंग के साथ जुड़ी होती है, इस प्रकार से दो अर्थिंग यूज होती है। ये भी अर्थिंग होती है, आपने कभी भी देखा होगा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड हमेशा अर्थ के साथ होती है, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर कोई भी चीज देख लेना, उसके सेकेंडरी साइड हमेशा क्या होगी, अर्थिंग के साथ जुड़ी होती है। देखा है ना, स्टार डेल्टा कनेक्शन देखा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का स्टार में होगी तो उसका जो स्टार बिंदु है हमेशा किसके साथ होता है, अर्थ के साथ, क्योंकि आपको न्यूट्रल को बैलेंस रखना है। समझ में आई? अब मैंने कहा ये सेकेंडरी साइड आपने इसको अर्थ के साथ जोड़ दिया, बॉडी अर्थिंग कर रखी है आपने, बॉडी अर्थिंग मान लो या कोर अर्थिंग मान लो, एक ही बात है, क्योंकि कोर होती है वो बॉडी के ऊपर टिकी होती है। समझ में आती है? बॉडी अर्थिंग और कोर अर्थिंग तो एक ही बात है, समझ में आती है? बॉडी अर्थिंग क्यों करते हैं, तो बॉडी अर्थिंग इसलिए करते हैं कि आपकी बॉडी कौन सी अर्थिंग की जाती है, जिसकी बॉडी अर्थिंग होती है, जिसकी बॉडी क्या हो, धात्विक हो। क्या हो, कभी आपने फाइबर वाला आजकल कूलर आता देखा सभी ने, उसकी बॉडी अर्थिंग देखी किसी ने की हुई? नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बॉडी अर्थिंग में उस चीज की आवश्यकता होती है। मिक्सी की कभी बॉडी अर्थिंग देखी किसी ने कि मिक्सी उसकी बॉडी अर्थिंग की हुई, वॉशिंग मशीन उसकी बॉडी अर्थिंग की हो, क्यों नहीं की जाती? क्योंकि बॉडी अर्थिंग उसी में काम करेगी जिसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, धात्विक होनी चाहिए। समझ में आ रही है? क्या धातु से बनी हो, चालक हो। क्योंकि आप क्या करोगे, सबसे पहले टच करोगे, बॉडी को टच करोगे, और बॉडी अर्थिंग होती है आदमी की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति की सेफ्टी के लिए होती है। समझ में आई? क्योंकि बाह्य कोई जंतु है वो उसके अगर संपर्क में आ रहा है तो बॉडी में करंट ना आ जाए, बॉडी में करंट आएगा तो उसमें आप अगर उसके संपर्क में आएगी तो आपके अंदर फ्लो हो सकता है। अगर अर्थिंग नहीं है तो, अगर अर्थिंग है तो आप में फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं फ्लो होता, पता होगा किसी? देखो आपका जो रेजिस्टेंस है ना वो हाई है, एक साधारण मानना हुआ है ना, नॉर्मल कंडीशन की तरह उसका रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है। कितना होता है, 1000 स्वस्थ अवस्था। अगर गिल्ली तो होता है कितनी है, गिल्ली तो कितना होता है, आदमी कितना होता है गिल्ली अवस्था में, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? अरे गिल्ला ही होते हैं, टुकड़ा थोड़ी है। आदमी जीवित है तो गिल्ला ही होता है, उसमें क्या फ्लो हो रहा है, खून फ्लो हो रहा है, तो वो जीवित है। हजारों का रेजिस्टेंस में पाया जाता है। सुस्त अवस्था कब होती है, आदमी मर जाता है, मरने के बाद आदमी का खून सूखता, 5 मिनट में खून सूख जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन। कभी भी देख लेना, एक्सीडेंट को छोड़ के और कोई भी कंडीशन में अगर जाओगे ना, तो आदमी मरने के बाद आप कभी नोट करोगे ना, आदमी अगर उसका मुंह खुला कई बार बांधते हैं मरने के बाद, देखा नोट किया होगा आपने, उसका मुंह बंद नहीं होता। रीजन क्या होता है कि वो क्या होता है, आपका जो सर्कुलेशन टाइप है उसका तो हीमोग्लोबिन है वो क्या तुरंत प्रभाव से ठोस हो जाता है, बाद में आपका सिचुएशन मेंटेन नहीं करता, आपका आधे से या थोड़े से सीधा नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो वो खून जल्दी से सूख जाता, सूखने को बोलते हैं शुष्क अवस्था में चला गया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 100 किलो में या 1 लाख ओम के करीब हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, आपके पास आपका जो रेजिस्टेंस है वो 2000, अर्थ का रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है 1। तो धारा किधर जाएगी, आपकी ओर आएगी उधर जाएगी, जहां पे कम विरोध होगा धारा उधर ही जाएगी, तो कम विरोध जहां पे हो रहा है अर्थ का हो रहा है, धारा किधर फ्लो हो जाती है, अर्थ में फ्लो हो जाती है, आप में नहीं लगता। समझ में आ गई बात? तो वही बात है, पहली बात है अर्थिंग किसकी आवश्यकता होती है, जिनकी बॉडी धात्विक हो, धातु से बनी हो, जैसे लोहे की बनी है, आयरन की बनी, कास्ट आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, किसी की बड़ी धातु होनी चाहिए, प्लास्टिक बॉडी ना हो। धातु नहीं है और कोई भी चीज है उनकी बॉडी कभी अर्थिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अर्थ काम ही नहीं करेगा। आपने पीवीसी का बना रखा, पीवीसी कंडक्टर ही नहीं है, ये तो कंडक्टर में करंट फ्लो हो सकता है, धातु क्या होती है, कंडक्टर होता है।
तो मैंने यहाँ पे अर्थ कर दिया, ये तो सेफ्टी के लिए है। अब ये सेफ्टी इसकी सेफ्टी के, क्योंकि आपको पता है यहाँ से के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब क्या हुआ, मैंने इसको ओपन कर दिया, यहां से कर दिया ना। फिर क्या हुआ, यहां का पोटेंशियल कितना है, 0 क्योंकि आपका पोटेंशियल सीधी को पता कितना होता है, 0 होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है विभव होता है, विभवांतर नहीं होता। विभवांतर अलग चीज होती है, विभव का अंतर विभवांतर होता है। दो विभव है, एक हाई पे एक लो पे, दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसका विभव 0 है। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, हाई वोल्टेज को, ये तो काम कर रहा है, सर्किट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, इतना हेवी पोटेंशियल बढ़ेगा, इतना हेवी पोटेंशियल बढ़ेगा कि इसका इंसुलेशन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्रेकडाउन यानी क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। और इंसुलेशन से पहले भी बताया, थोड़ी देर पहले मैंने, इंसुलेशन किसके आधार पर होता है, वोल्टेज के आधार। और हाई वोल्टेज तो यहाँ पे है, कैपेसिटी साइड है। और जैसे इसका इंसुलेशन नष्ट होगा, पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है, आपका जल सकता है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कितना खतरनाक पोटेंशियल है, कोई व्यक्ति इसको टच कर लेता तो वहां पे तुरंत प्रभाव से उसका क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है, क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल है। क्योंकि आदमी को झटका किससे लगता है, वोल्टेज से। मरता किससे, आदमी को झटका लगने के लिए कम से कम 90 वोल्टेज चाहिए। तभी तो आप बैटरी को कभी पकड़ते हो, इन्वर्टर को मत पकड़ देना। मैंने बोला घर पे जाके बैटरी को पकड़ो, बैटरी का टर्मिनल पकड़ के देखा कभी करंट नहीं लगता। आगे बैटरी से आगे सप्लाई इन्वर्टर निकाल रहा, वहां से मत पकड़ देना, छोड़ेगा नहीं बात। क्योंकि बैटरी में वोल्टेज का मान 24 वोल्टेज आपको सेट करने की कैपेसिटी आपकी है, तो आपको झटका नहीं लगेगा। 90 वोल्टेज के बाद झटका लगना शुरू होता है। तो वही बात है, इसकी हमेशा इस कैपेसिटी साइड को खुला नहीं रखना चाहिए। अगर रखते हो तो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन नष्ट हो जाता है, वो क्या हो सकता है, फूंक भी सकता है। और यहाँ पे कोई अगर संपर्क में आ गया तो खतरनाक पोटेंशियल है, उसके संपर्क में आने के बाद आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थी सेफ्टी की विधि, नोट करो खास। आगे चलो, इसकी डिटेल में लिखा दी है मैंने। क्या लिखोगे आप इसके नीचे लिखोगे, सिटी को खुला इसलिए रखना चाहिए कि सिटी का इंसुलेशन नष्ट हो सकता है, उसके कारण ट्रांसफार्मर फूंक सकता है। बस, सिटी का इंसुलेशन नष्ट हो सकता है, रोधन प्रतिरोध नष्ट हो सकता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर फूंक सकता है। बस। अब दूसरे की बात करेंगे, किसकी, पिट्टी। चले, अरे चले क्या, बोली से बोली, थोड़ो भाई आएगा नींद लेना आ जाता है, तो पंखा बंद कर रखे और किसी को आम सुन लिया। ठीक है। अब उसके बाद को पिट्टी एक्समर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या इसको क्या बोलते हैं, विभव परिणाम भीतर जा जाता है। ये हाई वोल्टेज को मेजर करता है, ये मापता है। क्या काम, मतलब बातें पढ़ेंगे। पिट्टी का मतलब क्या, पिट्टी को क्यों यूज किया जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को यूज क्यों करते हैं, उसके बारे में बात करें। पहली बात क्या है, पिट्टी उच्च वोल्टेज को मापने में सहायक है, मापने में सहायक है। ठीक है। अब देखो पिट्टी कितनी वोल्टेज को माप सकता है, ये प्रश्न एक बार पूछा था। तो पिट्टी की उच्चतम वोल्टेज मापने की जो रेंज है वो है 500 किलोवोल्ट। समझ मानिए कितनी माप सकता है, 500 किलोवोल्ट, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है।
समझ में आई होगी कि नहीं? 500 किलो वोल्ट तक ये माप सकता है, ठीक है। अब देखो पीटी है, उच्च वोल्टेज को मापने में सहायक होता है, हाई वोल्टेज को मापने में यूज होता है, क्योंकि वोल्टमीटर आपके हाई वोल्ट। अब देखो मैंने कुछ परसेंट में बात की है, आपको यहां पे ये पूछ लेता है कि उच्च वोल्टेज को मापने में सहायक कौन है, पीटी। और तो प्रश्न में ये पूछ लेता है उच्च वोल्टेज को मापने के लिए किस मीटर का यूज किया जाता है, कौन से वोल्टमीटर का उपयोग होता है। कभी ये मत करना पीटी लगती है। उच्च वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रकार पूछ रहा है, तो फिर क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार का वोल्टमीटर यूज होता है। ये मैंने बात पहले बता दी। समझ में आ गई को नहीं? समझ में आ गई के पीटी लगता है क्योंकि ट्रांसफार्मर की बात करता है, ये सहायक है मापने, ठीक है, मापता नहीं है। मापने के लिए इसका वोल्टमीटर जुड़ेगा, तो हाई वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर जो काम आता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार का, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको बोलते हैं, स्थिर बुद्धि प्रकार का वोल्टमीटर यूज होता है। देखो अब इसके बाद अब देखो पीटी होगा ना, पीटी ये कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा यहाँ, तो ये होगा यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का काम आएगा पीटी में, मान लो अपचाई, इसको अपने क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन, अपचाई ट्रांसफार्मर लिख देता हूं शॉर्टकट में, स्टेप डाउन का उपयोग होता है। ये करंट को क्या करता है भाई, करंट अप ट्रांसफार्मर क्या है, ये करंट करंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। करंट स्टेप अप है, वोल्टेज लिख सकते हो आप, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या तो कोई समस्या तो बता दो कौन। इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये कंडीशन होगी, N1 ग्रेटर देन होगा किससे, N2 से, ऐसे बढ़ाया जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या क्या होगी, कम होगी, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आई ना, करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या कम, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या ज्यादा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो NP, इसको क्या लिख सकते हो आप, NSB लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज हुआ वो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज हुआ, इसका मतलब सप्लाई किस साइड होगी, सप्लाई हमेशा होगी वो किस साइड होगी, सप्लाई एसटी साइड। वह लोड या वोल्टमीटर या आप लिख सकते हो लोड की बात है, किस साइड होगा, एलटी साइड होगा। ठीक है, इसका मानक इसका V2 मानक वो होता है 110 वोल्ट का। कितने का होता है, 110 वोल्ट नहीं होता, 110 का होता है। और इसमें जो वोल्टमीटर यूज होता है ना, वोल्टमीटर वो लगभग होता है 0 से 110 का या 100 का होता है, ठीक है। वोल्टमीटर की रेंज एक बार ये नहीं दिया, इसके साथ ये 100 दे सकता है, या इसमें कितना या 100 वोल्ट 100 का होता है, 110 या 100 तो लिख देता हूं, 110 हो सकता है या कितना हो सकता है, 100 दे सकता है। अगर 100 और 100 दोनों में दिए हैं, दोनों ही ले दिए मान लिया, ए और बी दोनों नहीं दिए तो कितना करना है, फिर 110 ही करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। वोल्टमीटर की जो रेंज है ना, रेंज कितनी होगी, 0 से 110 वोल्ट, इसकी रेंज का वोल्टमीटर आप यूज करोगे। हो गया। अब लिखेंगे सीटी गुण निकालना है, क्या निकालेंगे, सॉरी सीटी गुण।
कैसे निकालेंगे, कोई बात है कौन सी है, ऊपर क्या आएगा B1, नीचे क्या आएगा B2। अब इसका बहुत उल्टा देखो, ध्यान में थोड़ा सा बताऊंगा मैं बता। ये इसका क्या होगा, पिट्टी का गुणक होगा, क्या होगा पिट्टी का गुणक, B1 बटा B2 का अनुपात है, B1 बटा B2 का अनुपात है, वो आपका क्या है पिट्टी का गुणक है। अब देखो ये जो चीज है ना वो किसके बराबर है, तो ये जो चीज है वो किसके बराबर है, 1 बटा के, 1 बटा के किसके बराबर होता है, तो ये जी होता है NP बटा NS, ये किसके बराबर होता है BN बटा B2, ये किसके बराबर होता है IS बटा IP, IS को क्या बोल सकते हो I2, इसको क्या बोल सकते हो I1, और ये हो सकता है ZP बटा ZS। ये चीज ध्यान रखिए क्योंकि ये चीज की इक्विवेलेंट आती है, तो ये भी हो सकता है कि पिट्टी गुणक में आपको ये दे दे तो आप उल्टा करके लिख लेना उस चीज को, ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, आज तो नहीं पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे भी।